अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 6 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फंक्शन। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट, बहुत से सोल्यूशन इस चैप्टर की एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। मैंने अपने चैनल पर इस चैप्टर के नेम से सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट एक ही जगह मिल जाएगा जो मैंने अभी तक अपलोड किया हुआ है, और वो कंटेंट जो इन फ्यूचर में अपलोड करूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाला है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1D का क्वेश्चन नंबर 6। हम पहले इसकी जो है स्टेटमेंट रीड करेंगे, इसको समझेंगे और उसके बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे सामने स्टेटमेंट उसकी नजर आ रही होगी, पिक्चर में आप देख सकते हैं। आपके पास सामने बुक भी होनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ सके जब मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ, आप यहाँ से या अपने बुक से क्वेश्चन को देख रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, the perimeter of a rectangle is 112 सेंटीमीटर and its breadth is x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है और उसका जो पेरीमीटर है वो बता दिया गया है। वो कितना बताया गया है? वो बताया गया है 112 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज x सेंटीमीटर, और ब्रेथ भी उन्होंने खुद से बता दी है जो कि कोई x सेंटीमीटर है। यानी एक रेक्टेंगल का जिक्र हो रहा है, उसका पेरीमीटर भी उन्होंने खुद से बता दिया है जो कि 112 सेंटीमीटर है, और उसकी ब्रेथ भी उन्होंने खुद से ही बता दी है जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है x सेंटीमीटर। यानी सेंटीमीटर उसका बेसिकली यूनिट है तो x बेसिकली उसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे 4 पार्ट दिए हैं। सबसे पहला पार्ट जो दिया है वो लिखा हुआ है फाइंड इन टर्म्स ऑफ x एन एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले पार्ट में हमने एक ऐसी एक्सप्रेशन या आप कह लें ऐसी इक्वेशन निकाल कर दिखानी है जो लेंथ को और इस x को जो कि ब्रेथ है इनको आपस में रिलेट कर रही हो। यानी लेंथ और ब्रेथ जो है आपस में रिलेट हो रहे हो, एक ऐसी एक्सप्रेशन बनी हो, एक ऐसी इक्वेशन बनी हो जिसमें एक साइड पे आपको लेंथ नजर आए और एक साइड पे आपको ये x नजर आए। ये जब मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा आपको तब ये ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगी। पार्ट नंबर 2 में है, गिवन दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 597 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉर्मुलेट एन इक्वेशन इन x एंड शो दैट इट रिड्यूसेस टू x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 597 इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं दूसरे पार्ट में हमें एरिया भी बताया है रेक्टेंगल का। पहले स्टार्ट में सिर्फ पेरीमीटर बताया था, दूसरे पार्ट में एरिया बताया रेक्टेंगल का 597, और उन्होंने कहा है इसमें भी एक इक्वेशन बनाकर दिखाएं जिसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ताल्लुक x से बन रहा हो, और उस इक्वेशन को रिड्यूस करते हुए ये बताएं कि वो x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 597 जैसी बन जाती है। ये हमने साबित करना है कि एरिया वाली इक्वेशन जो है, एक्सप्रेशन जो है, सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन जैसी बन जाती है जो यहाँ पे लिखी हुई है। तीसरे पार्ट में इसी इक्वेशन को जो ऊपर बन जाती है x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 597 को सॉल्व करके दिखाना है, और लिखा हुआ है आपने जो आंसर्स आएंगे उसको 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करके बताना है। यानी उसके आंसर में 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने उसको लिखना है। चौथा पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल जिसके ऊपर बात हो रही है, जिसके बारे में पेरीमीटर, रेक्टेंगल सब कुछ, पेरीमीटर, एरिया सब कुछ बताया गया है, इसके डायगोनल की लेंथ भी निकाल कर बतानी है। डायगोनल क्या होता है? जो दो वर्टिसेस को यानी दो कॉर्नर को, दो ऑपोजिट कॉर्नर को आपस में अगर एक लाइन मिलाती है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करूँगा दोबारा से। जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 से। तो मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर 1 लिख दिया जिसमें हमने एक जो है एक्सप्रेशन बनाकर दिखानी है जिसमें x रिलेट हो रहा हो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल से। इससे पहले ऊपर मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गिवन है। वो आप अपने सामने बुक रखी होनी चाहिए, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन मैंने ऊपर रीड भी कर दिया वैसे, कि हमें पहले से गिवन था कि जो पेरीमीटर है वो बेसिकली 112 सेंटीमीटर है, ये हमें पहले से गिवन था। इसके अलावा जो ब्रेड्थ है वो भी हमें खुद से ही गिवन थी, पहली स्टेटमेंट में यही बताई थी, वो थी x सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास ये वाला पार्ट करना बहुत आसान हो गया। हमने एक ऐसी एक्सप्रेशन बनानी है जिसमें लेंथ रेक्टेंगल की और ये जो x है इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन हो रहा हो, आपस में कोई ना कोई ये रिलेट कर पा रहे हो, ये हमने बना के दिखानी है। तो आपने क्या यूज़ करना है, जो डाटा गिवन होता है उसी की मदद से सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। हमें पेरीमीटर की वैल्यू पता है, यानी वो है 112 सेंटीमीटर, तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये आपको याद भी होना चाहिए कि किसी भी रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर निकालना होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कैपिटल L रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को और कैपिटल B रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेड्थ को। आपने जस्ट जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो उसमें पुट कर देनी है। पेरीमीटर 112 गिवन है तो इसके नीचे आप 112 लिख दें।
2 को आप वैसे ही रहने दें। लेंथ तो हमने फाइंड करनी है ना, लेंथ तो हमें नहीं बताई हुई, इसी की तो रिलेशन निकाल के दिखानी है, एक ऐसी एक्सप्रेशन निकाल के दिखानी है जिसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रिलेट हो रहा हो इस ब्रेड्थ के साथ जिसको x कहा गया है। तो ये तो हम वैसे ही की वैसे ही रखेंगे, इसको हम लेंथ ही रहने देते हैं। प्लस ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, वो हमें खुद से गिवन है, उन्होंने बताई हुई थी ब्रेड्थ x सेंटीमीटर है, तो ब्रेड्थ की जगह पे हम लिख देंगे x सेंटीमीटर और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये जो 2 है यहाँ पे ये लेंथ प्लस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, या आप यूँ भी कह सकते हैं दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दें तो भी बात सेम है। तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा लेंथ प्लस x। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो देखते हैं कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा। तो 112 को आप 2 पे डिवाइड करें तो 256 टाइम्स आता है, 2 1 टाइम्स 256 टाइम्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 56। यहाँ पे बचेगा लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल और यहाँ पे बचेगा आगे ब्रेड्थ यानी x। अब क्योंकि हमने लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल की रिलेशन निकाल कर बतानी है तो हमें लेंथ को सेपरेट करना है, बाकी तमाम चीज़ों को सेपरेट करना है। तो ये जो ब्रेड्थ है जिसको यहाँ x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसको भी इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव कर लें तो ये हो जाएगा 56 और ये प्लस x वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस x। इसका मतलब ये जो रिलेशन निकली है बेसिकली ये किसके इक्वल आ गई, लेंथ के। ये जो लेंथ है ये कौन सी लेंथ है, मैं इसको पूरा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेसिकली है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में हमसे यही कहा गया था हमने एक ऐसी रिलेशन निकाल कर बतानी है, एक ऐसी एक्सप्रेशन बतानी है जिसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का ताल्लुक किससे बन रहा हो, ब्रेड्थ से यानी x से। तो देखिए ये एक ऐसी रिलेशन बन गई कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है कि 56 में से माइनस कर दें x यानी 56 में से माइनस कर दें ब्रेड्थ। तो ये हो गया हमारे पास इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर। हमने एक ऐसी एक्सप्रेशन बना ली है जिसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और एक्सप्रेशन का रिलेशन आपस में बन रहा है। तो ये था पार्ट नंबर 1। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 2 लिख लिया है, इसको शॉर्ट करके लिखा है कि जो चीज़ पार्ट नंबर 2 में गिवन है वो अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताया गया है जो कि 597 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो चीज़ फाइंड करके बतानी है वो भी मैंने आगे लिख दी है कि एक ऐसी इक्वेशन हमने निकाल कर बतानी है जो x के अंदर हो, यानी उसके अंदर वेरिएबल x आ रहा हो और वो इस तरह की हो, x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 597। तो बेसिकली हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को यूज़ करते हुए एक ऐसी इक्वेशन बना के दिखानी है, इस एक्सप्रेशन को जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की एक्सप्रेशन है इसकी मदद से एक ऐसी इक्वेशन बनाकर दिखानी है जो कि इस तरह की हो। ये हमने प्रूफ भी करके दिखाना है, यानी ये चीज़ हमने प्रूफ भी करनी है। तो हम जो चीज़ गिवन होगी उसी की मदद लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, जिस तरह पीछे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ किया था इसी तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, यहाँ पे ये मैं बी कैपिटल लिख रहा हूँ, वैसे आप इसको स्मॉल लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझाने के लिए कोई इशू नहीं है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब एरिया हमें बताया हुआ है वो है 597, तो एरिया के नीचे मैं लिख देता हूँ 597। लेंथ हमें अभी ऊपर हमने निकाली है, अगर आपको याद हो पहले वाले पार्ट में अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला है लेंथ का, वो कितना आया था, वो आया था 56 माइनस एक्स। आपको याद होगा अभी ऊपर हमने निकाली है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की एक्सप्रेशन, वो 56 माइनस एक्स थी। और ब्रेड्थ कितनी थी, ब्रेड्थ तो खुद से ही इक्वेशन के अंदर में क्वेश्चन के अंदर ही स्टार्ट में बताई हुई थी कि ब्रेड्थ कितनी है, वो है एक्स। तो ये हमने एक इक्वेशन सेटअप कर ली। अब इसको जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 597 इज इक्वल टू, ये x 56 से भी मल्टीप्लाई होगा और x से भी मल्टीप्लाई होगा। जब 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को, तो ये हो जाएगा 56x, माइनस का साइन वैसे ही, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को जो कि 56x और माइनस एक्स स्क्वायर हैं, इनको मैं लेफ्ट साइड पे मूव कर लेता हूँ। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ की क्या हो जाएगा, ये वहाँ जाके हो जाएगी प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर स्टार्ट में लिखते हैं, यानी जो भी वेरिएबल होता है उसकी डिग्री जो 2 आ रही होती है उसको स्टार्ट में लिखते हैं, बाद में x वाला लिखते हैं। ये प्लस 56x भी इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस 56x। और पहले से इस इक्वेशन के यहाँ पे 597 तो मौजूद था ही, तो वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि उसको कहीं मूव नहीं करवाया। और इसकी जगह पे क्योंकि सारी चीज़ें लेफ्ट में मूव हो चुकी हैं, यहाँ पे बचेगा 0। तो आप देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है यही हमें रिक्वायर्ड थी, यही हमें रिक्वायर्ड थी, क्योंकि हमने फाइंड ही ये करना था कि अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है तो इस एक्सप्रेशन को एरिया ऑफ रेक्टेंगल की मदद से एक ऐसी एक्सप्रेशन बनाए, एक ऐसी इक्वेशन बनाए आप कह लें, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 56x प्लस 597 जैसी दिखती हो। तो आप देखिए हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को यूज़ करते हुए एक ऐसी इक्वेशन यहाँ पे डेवलप कर दी है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 56x प्लस 597 ही है। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास जो है चीज़ प्रूव हो चुकी है। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2।
तो अब हमने यहाँ पे पार्ट नंबर 3 लिख लिया है। पार्ट नंबर 3 में जस्ट हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये वही इक्वेशन है जो पार्ट नंबर 2 में हमने रिड्यूस करी थी यानी फाइंड आउट की है। तो अब इसको सॉल्व करके इसका आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है लगाएंगे इसके ऊपर और एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है अब आप लोगों को याद हो चुका होगा, वो होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला और इसमें ए बी सी की वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी। ए कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा होता है वो ए है। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम इसको कंसिडर करेंगे 1, तो ए हो गया हमारे पास 1। बी कहते हैं जो एक्स का कोफिशिएंट हो यानी एक्स के साथ लिखा हुआ, एक्स के साथ लिखा हुआ यहाँ पे -56, तो बी को हम लिख लेंगे -56। और सी बोलते हैं जो एंड पे कांस्टेंट आ रहा हो, तो एंड पे जो कांस्टेंट आ रहा है वो आ रहा है 597, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 597। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे इसमें पुट करवा देनी है। तो देखें माइनस वैसे ही आएगा, बी की वैल्यू खुद से माइनस है, देखें एक बी में तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ ही है फॉर्मूले के अंदर, एक बी की वैल्यू खुद भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे b की वैल्यू जस्ट आपको लिखनी पड़ेगी 56 प्लस माइनस। अब ये वाली b की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करवानी है b स्क्वायर में, तो आप लिखेंगे -56 b की वैल्यू है और उस पर आप डाल देंगे इस तरीके से स्क्वायर। -4 लिखेंगे, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू आपके पास कितनी है 597। और ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ और नीचे आपके पास आ जाएगा 2a, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा 1। अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने जो है कैलकुलेटर में पुट करनी है और आपको मैं अभी दिखाऊंगा कैलकुलेटर में करके भी कि इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। तो अब आपको ये सामने कैलकुलेटर नज़र आ रहा होगा। तो कैलकुलेटर में जस्ट मैं पहले स्क्वायर रूट वाली वैल्यू पुट करूंगा, तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट और इसके नीचे मैं लिखना है -56 का स्क्वायर, तो -56 डालूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और उस पर मैं डालूंगा स्क्वायर। और उसके बाद मैंने लिखना है माइनस, फिर 4 लिखूंगा ब्रैकेट्स, उसमें मैंने 1 लिखना है, हालांकि 1 ना भी लिखें तो ठीक है लेकिन चलें, फिर ब्रैकेट्स और आगे 597 और फिर आगे ब्रैकेट्स क्लोज कर दूंगा। तो मैं इक्वल टू प्रेस कर रहा हूं तो आप देखें मेरे पास आंसर आ रहा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 187। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा x इज इक्वल टू प्लस 56, आगे मैं लिखूंगा प्लस माइनस ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 87 और नीचे तो 2 1 टाइम्स क्या होता है वो होता है 2। तो यहाँ तक तो कर लिया। अब इस सारी वैल्यू को मैं पुट करूँगा, यानी क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, इन दोनों को कैलकुलेटर में पुट करके इसके दो आंसर्स निकाल दूंगा, वही हमारे इसके फाइनल सोल्यूशन होंगे। तो दोबारा कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। अब सॉरी ये 187 है, मैंने यहाँ पे जस्ट 87 लिख दिया, ये 187 है, 187 ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे करते हैं, कैलकुलेटर में सारी चीज़ टाइप करेंगे दोबारा से। हम इसको इकट्ठा भी कर सकते थे लेकिन मैंने इसको जानबूझकर स्क्वायर रूट अलग किया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना आए। तो अब इसको मैं लिखता हूँ 56, एक बार प्लस, आगे लिखूंगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 187 और रिप्ले का बटन दबाऊंगा ताकि नीचे आ जाए और यहाँ पे लिखूंगा 2 और इक्वल टू प्रेस करूंगा। तो जो आंसर आएगा इसके बाद आपने SD बटन दबाना है ताकि डेसिमल में चला जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ रहा है 41.67। तो इसको मैं लिख लूँगा, ये इसका पहला जो है ना रूट आ गया, पहला आंसर आ गया इसका। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x इज इक्वल टू 41.67। अब हमने आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमने आंसर जो था 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही देने थे, तो इसलिए आप देखें यहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स हैं 6 और 7। इसका नेक्स्ट डिजिट 4 था तो मैं लास्ट वाला डिजिट राउंड ऑफ नहीं करना पड़ा, तो यही इसका फाइनल आंसर जो है कंसीडर किया जाएगा। अब इसका दूसरा रूट भी निकालना है, ये तो हमने जस्ट 56 को प्लस किया था 2 स्क्वायर रूट ऑफ 187 में और फिर 2 से डिवाइड किया तो ये आया है। तो अगला जो इसका रूट है वो भी हमने बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से निकालना है, बस उसमें प्लस की जगह पे क्या डाल देना माइनस। तो देखिए मैं इसी वैल्यू पे रिप्ले दबाता जाऊँगा कि वो यहाँ पे आ जाए, डिलीट का बटन दबाऊँगा और अब यहाँ पे माइनस कर दूँगा और इक्वल टू प्रेस करूँगा और दोबारा से ये SD का बटन दबाऊंगा तो ये आ रहा है 14.325। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो दूसरा इसका आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 14.32 और 5। अब क्योंकि ऊपर मेंशन्ड है कि हमने इसका आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना है, तो इसको भी हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर लेंगे। अब 2 डेसिमल प्लेसेस तक किस तरीके से करेंगे आप देखें, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स कहाँ तक आते हैं आपके पास, यानी कहाँ तक बनते हैं। तो ये फर्स्ट डेसिमल के बाद डिजिट है, ये सेकंड है और ये थर्ड डिजिट है 5। तो ये 5 या 5 से बड़ा अगर यहाँ पे आएगा तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, यानी इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो हम इसी तरीके से करेंगे, ये क्योंकि 5 आ रहा है और 5 या 5 से बड़ा आने की सूरत में लास्ट डिजिट में 1 ऐड
डिवाइड करना पड़ता है, तो हम लिख लेंगे इसको 14.3 और जो 2 है इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 3। तो ये हमारे पास आ गया इसका दूसरा रूट या दूसरा आंसर कह लें। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 पॉसिबल आंसर्स ये होते हैं, तो ये दोनों पॉसिबल आंसर्स इसके हमारे पास आ चुके हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। तो अब ये पार्ट नंबर 4 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमने बेसिकली जो लेंथ है ना डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल की, वो निकाल के दिखानी है। अब वो क्या होता है, डायगोनल किसको बोलते हैं, पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। लेट से मैं यहाँ पे एक रफ सा रेक्टेंगल बना लेता हूँ कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, लेट से, तो ये एक रेक्टेंगल है फॉर एग्जाम्पल। तो डायगोनल कहते हैं जो इसके 2 ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने से लेंथ एक बनती है, एक लाइन बनती है, उसको हम बेसिकली डायगोनल बोलते हैं। जैसे एक वर्टिस इसका ये है और एक वर्टिस इसका मान लें ये है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, इन दोनों को मैं मिला दूँ इस तरीके से, तो ये जो होगी ना मेरे पास लाइन, ये बेसिकली बोली जाएगी, इसको कहा जाएगा डायगोनल। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डायगोनल किसका, ऑफ अ रेक्टेंगल का। अब ये डायगोनल को सॉल्व, आपको पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी होती है कि रेक्टेंगल के ये जो चारों एंगल्स बन रहे होते हैं ये सब के सब 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी कंप्लीट 90 डिग्री का होगा, इसी तरीके से ये भी कंप्लीट 90 डिग्री का होता है। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब हमने यहाँ पे जो लेंथ है जिसको मैं यहाँ पे ये शो किया है डायगोनल, ये हमने बेसिकली इसकी लेंथ, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल कर बतानी है। अब ये चीज़ निकालने से पहले हमें ये चीज़ श्योर करनी पड़ेगी कि हमारे पास इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है और इस ट्रायंगल की ब्रेड्थ कितनी है। जब तक हमें ये 2 चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, हम तब तक जो है ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे जो डायगोनल आने वाला है इसकी लेंथ कितने आने वाली है। अब देखिए हम ऊपर सारी चीज़ें निकाल चुके हैं, तो सबसे पहले तो बात करते हैं ब्रेड्थ की, कि ब्रेड्थ को हमने क्या लेट किया हुआ था। तो अगर आपको ऊपर याद हो कि जो ब्रेड्थ है वो खुद से ही क्वेश्चन में कहा गया था कि ब्रेड्थ को हम रिप्रेजेंट किया करेंगे x सेंटीमीटर से, और हमने x के 2 आंसर्स अभी ऊपर ही निकाले हैं। अगर आपको याद हो, एक आंसर हमने निकाला है x का जो कि था 41.67 और एक आंसर हमने अभी निकाला है ऊपर है वो है 14.33। ये 2 पॉसिबल आंसर्स थे। अब मैं यहाँ पे 14.33 क्यों लिख रहा हूँ, दूसरा वाला मैं क्यों नहीं लिख रहा, उसकी वजह यह है कि जब भी रेक्टेंगल का हम जिक्र करते हैं उसमें लेंथ और ब्रेड्थ 2 क्वांटिटीज़ आती हैं, तो लेंथ हमेशा ब्रेड्थ से ज़्यादा होती है। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेड्थ की दूसरी वाली वैल्यू इस्तेमाल करूँगा जो कि है 41.67, तो मेरे पास जो है ये ब्रेड्थ की वैल्यू बढ़ जाएगी और लेंथ की वैल्यू कम आएगी। अभी मैं आपको लेंथ भी निकाल कर दिखाऊंगा। तो इसलिए टेक्निकली चीज़ ये करेक्ट बनती है कि ब्रेड्थ की वैल्यू छोटी हो और लेंथ की वैल्यू रेक्टेंगल की ज़्यादा होनी चाहिए, वो लॉन्गर लेंथ होती है। तो इसलिए मैंने भी ब्रेड्थ की वैल्यू छोटी वाली चूज़ की है, यानी 14.33 चूज़ की है, ना कि 41.67। तो अगर हम लेंथ की बात करें, आपको ये बात वहाँ से ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल भी हम निकाल चुके हैं। सबसे पहले पार्ट में हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाली थी, उसकी एक्सप्रेशन निकाली थी, वो इक्वल था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल थी 56 माइनस एक्स के। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करवा देते हैं, 56 को वैसे ही रहने दें, एक्स क्योंकि ये वाला ही यूज़ कर रहे हैं, ब्रेड्थ वाला ही जो यहाँ पे लिखा है, दूसरा भी यूज़ नहीं कर रहे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14.3 और 3। तो ये अब 56 में से आपने जस्ट जो है माइनस कर देना 14.33 को। तो 56 में से जब हम माइनस करेंगे 14.33 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 41.67, 41.67, और ये लेंथ है तो ये भी आपको सेंटीमीटर्स में लिखनी पड़ेगी। अब आप देखिए हमारी लेंथ इतनी आ रही है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेड्थ दूसरी वाली इस्तेमाल करता, यानी वो भी वैल्यू 41.67 ही थी, तो फिर जब मैं 56 में से 40 जो था 1.67 माइनस करता, तो मेरे पास लेंथ छोटी आती और ब्रेड्थ बड़ी होती, तो जो कि टेक्निकली यहाँ पे अप्रोप्रिएट भी नहीं है, रेक्टेंगल के केस में पॉसिबल भी नहीं है। तो लेंथ बेसिकली लॉन्गर पार्ट को बोलते हैं, इसलिए मैंने ब्रेड्थ की छोटी वाली वैल्यू यूज़ करी है और वही छोटी वाली वैल्यू लेंथ की एक्सप्रेशन में पुट करके ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर ली है। तो इस वजह से मैं दूसरी वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब बात रह गई कि अब निकालेंगे किस तरह के डायगोनल की लेंथ के। तो आपको पता चल चुका है कि ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। ये कौन सा ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसके अलावा जो ये जो है, जो बिल्कुल बेस होती है इसकी, ये वाली, वैसे तो एंगल के लिहाज से डिफाइन करते हैं लेकिन अभी समझने के लिए ये इसकी होती है बेस, और जो किसी एंगल के ऑपोजिट आ रही होती है, जिस तरह यहाँ पे ब्रेड्थ आ रही है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये सब बातें D2 में आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी पढ़ी होंगी। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है इससे पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह पे डायगोनल है, यानी डायगोनल की लेंथ है, जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी वो बेसिकली लेंथ ऑफ डायगोनल आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाइपोटेन्यूज की जगह पे लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, और इस पे डाल दूंगा स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर आ रहा है। आगे आएगा बेस का स्क्वायर, बेस में कह रहा हूँ ये जो लेंथ है ये मेरी बेस है, तो वो मैंने यहाँ पे निकाल ली हुई है, वो कितनी है 41.67, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 41.67, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 41.67 का ऊपर आएगा स्क्वायर। आगे आता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कहते हैं ब्रेड्थ को, तो ब्रेड्थ आपने 14.33 चूज की हुई है, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, तो अब आपने लिख देना 14.33 का स्क्वायर, 14.33 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आएगी यहाँ से लेंथ ऑफ डायगोनल की। तो इस तरीके से ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, और इसकी मदद से हम ये सारी चीज़ें अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब इसको आगे करते हैं। तो ये तो जस्ट लेंथ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे सारी तरफ स्क्वायर्स आ रहे हैं हमें, क्योंकि जस्ट लेंथ ऑफ डायगोनल की वैल्यू चाहिए, उस पर पावर 2 नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो इसके नीचे लिख देंगे लेंथ ऑफ डायगोनल, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने से यहाँ पे स्क्वायर सारे कैंसिल हो जाने वाले हैं, और यहाँ पे भी दोनों वैल्यूज़ पे इकट्ठा ही स्क्वायर रूट आएगा, क्योंकि आपने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया है। 41.67 का होल स्क्वायर प्लस 14.33 का होल स्क्वायर। तो ये वाला स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगी सिर्फ वैल्यू, यानी लेंथ ऑफ अ डायगोनल, और यहाँ पे हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम इसको कैलकुलेटर की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे, यानी 41.67 और इस पे डालेंगे होल स्क्वायर, और इसके अंदर प्लस कर देंगे जो हमारे पास दूसरी वैल्यू थी। दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 14.33, तो 14.3 और 3, और इस पर भी ब्रैकेट डालेंगे और इस पर भी स्क्वायर डाल देंगे, और इसको इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आंसर आ रहा है 44.065। तो यही हमारा जो है ना फाइनल आंसर होगा। हम इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ 44.06, मैं जस्ट डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, यानी 2 डेसिमल तक लेके जा रहा हूँ। आगे 5 भी है, लेकिन मैं बस इसको यहाँ तक लिख देता हूँ। ये आंसर भी करेक्ट है, और लेंथ ऑफ डायगोनल है, इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। और आप इसको राउंड ऑफ अगर करें इस 6 की वजह से, थोड़ा और मजीद इसको राउंड ऑफ कर लें, तो ये आपके पास आ सकता है। मैं इसको लिख सकते हैं आप 0 को 1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 है, तो जब भी 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो लास्ट वाले में 1 ऐड कर देते हैं, तो आप इसको 44.1 भी लिख सकते हैं। ये भी इसका आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो आप इसको ऐसे भी समझ लें कि ये आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी आ सकता है। जैसे अभी ये आपको पता है ये आंसर आया था 065, पूरा आंसर ये था। तो अगर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें तो 1 2 3 यहाँ तक 3 हो जाते हैं। उससे नेक्स्ट डिजिट आपके पास 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो लास्ट में 1 ऐड कर दिया, तो ये 1 आंसर आ गया, यानी 44.1। तो आप इसको कह लें ये हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है ना आंसर इसका एक्यूरेट दे दिया है। तो ये थी बेसिकली लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल जो कि हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।